हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, जो हम 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए जी हम इसको देख लेते हैं। ज्यादा इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि ट्रस्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं, मतलब मोलों की संख्या पूछा जा रहा है। 1 मोल होते हैं, 18 मोल होता है, 100 मोल होते हैं या 10 मोल होता है। तो नॉर्मल सी बात है, मोल हमें पूछ रहा है तो मोल बराबर क्या होता है जी, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार होता है, ठीक है ना। तो देखिए मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो 180 ग्राम जल में, तो 180 ग्राम जल है, जल का तो भार 180 ग्राम दे दिया है, अणुभार पूछ रहा है। तो जल का अणुभार कितना होता है, H2O का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। तो 18 रख देंगे, 18 में 10, 18 दाम में 180 मतलब 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या आ जाएगा, 10 मोल आ जाएगा। तो सॉरी 18 दाम में से, हाँ ठीक है जी। तो 10 मोल आपके आ जाएंगे। ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं जी। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो याद रखेंगे शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होता है, ठीक है, मतलब 55.56 होता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए जी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुए हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है तीसरा कि एक मोलल जलीय विलयन का मोल अंश क्या होगा, क्या है, ठीक है ना। 50% विलयन में, मतलब सिंपल सी कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन है तो उसमें विलयन का मोल अंश क्या होगा। तो ये याद रखेंगे, एक मोलल जलीय विलयन होता है तो उसमें मोल कितना होता है, मोल अंश जो होता है 0.018 होता है, ठीक है ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। न्यूनतम मतलब कम हिमांक वाला विलयन कौन सा है, तो याद रखेंगे पोटेशियम सल्फेट, ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। मतलब इसका हिमांक जो है ना वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगला हमारा 5वां यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आ रहा है, समपरासरणी, ठीक है ना, विलयन में क्या समान होता है। तो याद रखेंगे जो समपरासरीय विलयन होते हैं, मतलब समपरासरण जल वाला जो विलयन होता है उसमें क्या समान होता है, तो उसमें जो समान होता है परासरण दाब, क्योंकि नाम ही है समपरासरीय, मतलब समपरासरण मतलब जिसमें परासरण दाब का मान समान होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 6ठा नंबर कि विलयन के ताप पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है विलयन के ताप पर, मोलरता। मोलरता विलयन के ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप को हम अधिक बढ़ा देंगे तो मोलरता भी बढ़ जाएगी, घटा देंगे तो मोलरता भी घट जाएगी, ठीक है ना। मतलब ताप मोलरता को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है ना, या प्रभावित कर सकता है। सभी को नोट डाउन कर रहे हैं ना, देखिए दोस्त कर लीजिएगा नोट डाउन, ठीक है ना, बार बार मैं नहीं कहूंगा इसको। अगला 7th नंबर क्वेश्चन आता है, तो ताप में स्वतंत्रता, मतलब तापमान से स्वतंत्रता सांद्रता इकाई कौन सी है। तो याद रखेंगे तापमान से स्वतंत्रता सांद्रता इकाई जो है वो मोललता है। अगला हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो कौन है जी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो वो है पृष्ठ तनाव, ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले ले। ठीक है जी, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे आप। ताप से स्वतंत्रता सांद्रता इकाई कौन सी है, मोलता है, ठीक है जी।
ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेक करा था, सही है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे छठा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। क्या आता है जी कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा। तो याद रखेंगे ये किस में होता है जी, 0.1 मोल जो मतलब 0.1 MbACl2 में होता है। क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, इसका होता है जी, ठीक है ना, मतलब 0.1 जो मोलर है, ठीक है ना, जो BaCl2 में होता है, ठीक है ना। अगला आता है हिमांक का अवनमन किस पर निर्भर करता है। तो हिमांक के जो अवनमन है वो किस पर, विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, सभी को याद ही करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो जो विलेय होते हैं उनके कणों पर भी कणों की जो संख्या उस पर निर्भर करता है, या सिंपल में कह सकते हैं मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 12th नंबर कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है। अणु संख्या गुणधर्म क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे परासरण दाब है एक, या पृष्ठ तनाव है, या तनाव है, या इनमें से कोई नहीं। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या है, ठीक है ना। तो अणु संख्या जो गुणधर्म है ये क्या है, एक प्रकार का परासरण दाब है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 13 नंबर आता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है, या विलयन की मोलरता पर निर्भर नहीं करता है। तो इन तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए इन सभी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब धातु की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करेगा, कोई भी तत्वों का, कोई भी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड भी वो ना ही विलयन के ताप पर निर्भर करेगा, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या विलयन की मोलरता पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इन सभी पर निर्भर करता है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, मतलब निर्भर नहीं करता। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखें धातु की प्रकृति और इसके आयनों पर निर्भर। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्स है, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। अगला आता है पृष्ठ चालकता की इकाई है, मतलब विशिष्ट चालकता का जो इकाई होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स मतलब सेंटीमीटर -1 और ओम -1 होता है, ये आप याद रखेंगे। या इसी को अगर एसआई मात्रक में देगा तो मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स देगा, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है, या तो ये या तो ये। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है, घटता है। तनुता हम जैसे बढ़ा देंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, घटने लगेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा। चलिए जी, अगला आता है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटाने पर सेलों का वोल्टेज क्या रहता है, अचानक शून्य हो जाता है। ये आप याद रखेंगे कि कोई भी गैल्वेनिक सेल है उसमें हम लवण सेतु को हटा देने पर क्या होता है, सेलों की जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अचानक सा शून्य हो जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे -0.76 वोल्ट होता है। किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है ना। चलिए जी, ये सभी आप नंबर याद रखेंगे।
अगला हमारा आता है, ये है रो, ठीक है ना, ये इस तरीके से है, इस तरीके से, वास्तव में इस तरीके से है। तो रो किसकी इकाई है? तो ये बात आप याद रखेंगे, ओम मीटर की इकाई है, कौन? रो है, ठीक है ना। शून्य 20वां क्या आता है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, ठीक है ना। तो अच्छा, जो यहाँ पे, ठीक है, तो रो की मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। रो यहां पे ठीक है। अगला हमारा आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए से वेग नियतांक का मात्रक है, तो वो कौन है जी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। किसका मात्रक? तो जो वेग नियतांक है ना, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। अगला हमारा यहाँ पे आता है किसी कोटि की अभिक्रिया, मतलब किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों क्या होता है? इकाई, मतलब समान होते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। ये क्या है? S-1 मतलब सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिखाई तो दे ही रहा है, लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगला आता है हमारा 23 नंबर कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, वेग स्थिरांक को यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये बात आप याद रखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, हाँ याद है आपको, शून्य कोटि की अभिक्रिया में H2 + Cl2 = 2HCl ये बना था, ठीक है ना। ये हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में एग्जाम्पल भी हमने बताया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे आता है 25 नंबर के K = A × E के पावर क्या है? -AA मतलब EA/RT, ठीक है ना, के लिए सत्य कथन है। तो वहां पर जो AE है उसका जो संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है? जो EA का संकीर्णन ऊर्जा होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है 26 नंबर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो वो कौन सा है जी? तो जो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ये आप याद रखेंगे। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु जो ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे CrO2 जो यहाँ पे CrO2 है ना, ये क्या है? ये एक लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा संक्रमण धातु है जो लौह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा आता है कि संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है, तो वो कौन है जी? तो वो तो जिंक जो है ना, ये एक ऐसा संक्रमण धातु है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया भैया? इट्स वेरी ठीक है जी, ठीक है, यहां पे हम थे, ठीक है ना, यहाँ पे थे 28 पर। अगला हमारा आता है 29 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से उच्चतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक उच्चतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है, OS, ठीक है ना। ये सबसे अधिक इसका घनत्व होता है, इसके परमाणु बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय कौन सा है? तो जो अनुचुंबकीय कौन सा है? तो याद रखेंगे जो स्कैंडियम है Sc, ये क्या है? अनुचुंबकीय है, ठीक है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ है।
अगला आता है निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे या उसको बढ़ा दे, वही तो उत्प्रेरक होता है ना। तो यहाँ पे Fe जो है ना फेरस, ये एक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कभी कभी तेज भी हो जाती है, कभी कभी स्लो भी हो जाती है। तो अगला हमारा आता है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो हमने बताया था ना कि अभी हमने कुछ दिन पहले जब हमने पढ़ाया था तो उसमें आया था कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो हमने बताया था कि मोस्टली कारण क्या है कि संक्रमण तत्वों के जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो उसीलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, जो रंगीन आयन बनाते हैं जो संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व होते हैं। अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कि मैं आपको समझाऊंगा अदरवाइज, ठीक है ना, सब कुछ आपको ही पढ़ना है। अगला आता है 36 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्न तत्वों में से कौन लेंथेनाइड तत्व है। तो लेंथेनाइड तत्व कौन सा है, तो याद रखेंगे पोटेशियम मैग्नेट जो होता है ये क्या होता है, ये एक लेंथेनाइड तत्व होता है, ठीक है ना। अगला आता है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो कौन है जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे 3d5,4s जो है ये एक क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है Fe है। Fe क्या है, तो Fe F ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। Fe क्या है, Fe जो फेरस है ना वो F ब्लॉक का तत्व है। जो आपको हम नहीं कहते हैं कि जो नीचे होता है, नीचे वही क्या होता है, F ब्लॉक का तत्व होता है। और जो ये ऊपर पाया जाता है तो उसमें से इसी तरीके से होता है जी। तो ये वाले को हम S कहते हैं, इस वाले को P कहते हैं, इस वाले को D कहते हैं, ये जो नीचे होते हैं उसको F कहते हैं। तो S ब्लॉक का तत्व है Fe जो फेरस है, ठीक है ना। अगला आता है KMnO, मतलब KMnO4 में M का ऑक्सीकरण संख्या है। तो M का जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, +7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे स्टूडेंट की, सर ऑक्सीकरण संख्या तो आप बताए नहीं कैसे निकाला जाता है। पर्सनली इस पर हमने वीडियो बनाया है, मैं जानबूझकर कुछ टॉपिक है ना मैं दिल से कह रहा हूं, जैसे ऑक्सीकरण संख्या भी मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, बट नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि एक तो सबसे पहली बात जिनको नहीं निकालने आता है उनको मैं बता भी दूंगा यहाँ पे ना, तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भैया हर चीज का ना एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे यही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो विन्यास है, तो ये है। पर क्यों है, ये सब बेसिक हमने पहले 11th में भी पढ़ाए हुए हैं, और आप 12th के लिए थोड़ा सा बेसिक से अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्सीकरण संख्या कैसे हमें पता चला +7 है, तो आप YouTube पे पहले सर्च कर लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिए, हमारी वीडियो मिलेगी, वहां पे अच्छे से हमने समझाया हुआ है, ठीक है ना। अभी उप शासन नियोजक जो हमने IPSC नामांकन भी बताया था, उसमें भी तो ये हमने कराया था, मुझे याद है। अब कितना आप कर रहे हैं ये तो आप पे निर्भर करता है। निम्न में से कौन यौगिक Mn का ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या है 6 है, तो कौन सा ऐसा यौगिक है, तो K2MnO4 जो है ना, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या, इसमें जो M है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +6 होगा। अब आप सभी का निकाल के भी देख लीजिए, जिसका आएगा वो आपका सही हो जाएगा। बट कौन निकालेगा, जिसको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता होगा। तो ये मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि सभी चीजों के लिए टाइम लगता है, तो उसके लिए आप सीख सकते हैं वहां पे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चलेंगे जी। अगला कह रहा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, तो कौन है जी, तो स्कैंडियम जो है, इसमें मतलब जो हम कह सकते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, नहीं पाई जाती है। अगला यहाँ पे कह रहा है यह लिगेंड क्या है, त्रिदंतक है, तो कौन है जी, डाइइन जो है ना ये त्रिदंतक है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन रंगीन
संकुल आयन है। तो याद रखेंगे ZnNH3 का होल 4 का होल प्लस, यहाँ पे 2 प्लस है ना, ये एक रंगीन संकुल आयन है, ठीक है ना। ये उपसंयोजक यौगिक का ये चैप्टर का ये है, ठीक है ना। अगला आता है यह आयन प्रतिचुंबकीय है। तो इसमें से कौन है जो प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पे याद रखेंगे जो NiCN का होल 4 का 2 प्लस है ना, जो NiCN का होल 4 और कोष्ठ में क्या है 2 माइनस है ना, ये आपका हो जाएगा क्या मतलब क्या है, प्रतिचुंबकीय आयन है। अगला आता है यह यौगिक, मतलब यह यौगिक प्रतिचुंबकीय तथा अंतराक्षीय यौगिक है। अंतराक्षीय यौगिक कौन है जी? तो यहाँ पे कोबाल्ट जो CONH3 का होल 6 अकोष्ठ में 3 प्लस है ना, ये क्या है, ये एक प्रतिचुंबकीय है और क्या है, अंतरकाक्षीय क्या है, यौगिक है, ठीक है। ये सब याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है इसकी ज्यामिति समतलीय है। किसकी, मतलब इसकी किसकी ज्यामिति समतलीय है? तो यहाँ पे याद रखेंगे NiCN का होल 4 और 2 माइनस है ना, ये एक जो क्या है, इसकी जो ज्यामिति समतलीय होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है इसमें अनुचुंबकीय प्रकृति सबसे अधिक है। किसके है जी? तो FeH2O का होल 6 और 3 प्लस है ना, तो इसका अनुचुंबकीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अगला आता है CN का होल 4 और 3 माइनस है ना, आयन में Cu का समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा आप रुकेंगे। 48, ठीक है। आपको दिखाई तो दे रहा है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आगे का, ठीक है जी, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है CuNH3 का होल 4 Cl2 कोष्ठ में Cl में CO का उपसंयोजक संख्या। उपसंयोजक संख्या को ही समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो इसमें CO यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका उपसंयोजक संख्या कितना होगा? तो ये बात आप याद रखेंगे, 3 होगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आता है क्लोरोपिक्रिक है, तो वो कौन है? CCl3NO2 है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, ये क्या है, क्लोरोपिक्रिन है। अगला आता है बेंजीन में क्लोरीकरण में क्रियाशील अवयव है, तो वो कौन है? Cl जो है ना, ये क्या है, क्लोरीकरण में क्रियाशील अवयव है। अवयव मतलब क्या होता है, कण होता है, पदार्थ हम कह सकते हैं। अगला आता है अभिक्रिया जो RCOOAg प्लस Br RBr कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाता है। हुंस-डीकर अभिक्रिया हमने कराया हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, यहां से R निकलते हैं, ये B जुड़ जाता है, RBr बनाता है। R क्या है, एल्काइल समूह है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आता है RMgX में जल की अभिक्रिया से बनता है, तो वो क्या बनता है, RR बनता है, ठीक है ना। अगला आता है, अब RR क्या है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। R का मतलब एल्काइल समूह है, ठीक है ना, या एल्किल समूह भी हम कह सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सभी हैं जी, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि RX और NaI की अभिक्रिया का नाम है, तो वो क्या है जी, तो ये भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया क्या, फिक्लेस्टिक अभिक्रिया यही है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा नाम ही कठिन है अदरवाइज। तो ये आप अभिक्रिया याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इस अभिक्रिया, इसको मतलब ये टॉपिक को देने का मतलब ये है कि आपको ये गिगनार्ड अभिक्रिया क्या होता है, बूटस अभिक्रिया क्या हो रहा है, बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या हो रहा है, ये आपके जुबान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को देने का मतलब मेरा यही है कि ये सभी अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। अगला आता है परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है, तो कितना होता है, 95.5% होता है, ठीक है ना।
अगला आता है ल्यूकास अभिकर्मक में प्रयोग से पहचाना जाता है, तो अल्कोहल को हम ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचानते हैं अल्कोहल को। अगला आता है फिनॉल में नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है, फिनॉल को जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ हम गर्म करेंगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा। अगला आता है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएज़ोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है, तो क्या मिलेगा, मेथिल एसीटेट बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है डाई एथिल ईथर का विलयन होता है, तो क्या होता है, तनु HCl होता है। अगला आता है यहाँ पे रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या होता है, रोजेमुंड अभिक्रिया है ना, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। रोजेमुंड अभिक्रिया भी हमने कराया हुआ है। अगला आता है 61, हमारा क्वेश्चन है 61 कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेदन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है, कौन इसको विभेदन कर सकता है, तो सीफ अभिक्रिया है। ये आपको सीफ जो अभिकर्मक है ना, ये एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बता सकता है, अंतर कर सकते हैं। अगला आता है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएज़ोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएज़ोमेथेन से कराएंगे तो मेथिल एसीटेट बनता है, ठीक है ना। फेहलीन विलयन का अपचयन नहीं करता है, कौन नहीं करता है जी, तो जो एसिटिक अम्ल है ये फेहलीन विलयन का अपचयन नहीं करता है। मेथिल कीटोन को पहचानने वाला उपयुक्त परीक्षण है, तो वो कौन है जी, वो टालेन अभिकर्मक है, जो क्या करता है, कीटोन का पहचान करता है। अगला आता है एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर बनता है, जब एसीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो डाइएसिटोएमीन का निर्माण होता है। ये सभी रिएक्शन है, ठीक है ना। अगला आता है फॉर्मेलिन है, क्या है फॉर्मेलिन, तो फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, तो Cl3COH है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, तो वो क्या होता है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। अगला आता है टॉलिन अभिकर्मक में RCOH से बनता है, ठीक है ना, तो वो क्या बनता है, Ag बनता है, रजत दर्पण बनता है। अगला यहाँ पे आता है बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर बनता है, वो क्या बनता है, M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। अगला आता है केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो क्या बेंजल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है केनिजारो अभिक्रिया। अगला आता है फॉर्मल्डिहाइड का केनिजारो अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है, तो मेथिल एल्कोहल ही तो बनता है केनिजारो अभिक्रिया से, हमने कराया हुआ है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, केनिजारो अभिक्रिया ब्रदर से लिखकर सर्च कर लीजिएगा। अगला आता है एसिटिक अम्ल और डाइज़ोमीथेन की क्रिया से बनने वाला यौगिक है, तो वो क्या है, मेथिल एसीटेट है जी, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन टालेन अभिकर्मक का उपयोग करता है, तो वो एसिटल्डिहाइड है जो टालेन अभिकर्मक का उपयोग करता है। अमोनिया के साथ एसीटोन को गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, डाइएसिटोएमीन बनता है। अगला हमारा आता है रोजेमुंड अपचयन में उपयोग होता है, तो कौन होता है, एसिल क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, एसिटिक क्लोराइड का रोजेमुंड अभिक्रिया अपचयन में एसिटिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टालेन अभिकर्मक में उपयोग होता है, तो याद रखेंगे एसिटल्डिहाइड का उपयोग होता है। RNH2 और RNH2 जो ये क्या है, RNH2 और नाइट्रिक अम्ल जो है की क्रिया में बनता है, तो एल्कोहल ही तो बनता है ना, यहाँ से R निकलता है, यहाँ से OH निकलता है। सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, तो वो कौन है जी, C2H5 का होल ट्वाइस NH जो है ना, ये क्या है, सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, ठीक है। अगला आता है एमाइड से एमीन बनाने वाला उपयोग होने वाला अभिकर्मक है, मतलब एमाइड से एमीन बनाने वाला जो सबसे अधिक क्या है, उपयोग वाला अभिकर्मक कौन सा है, तो Br2 और K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जी, ठीक है ना। अगला आता है यह हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन है जी जो हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो
जो CH3 का होल थ्राइस है N है ना, ये हिंस वर्ग के साथ क्या करता है, क्रिया नहीं करता है। एमीनो का जलीय विलयन होता है, एमीनो का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, एमीन का जलीय विलयन। अगला कह रहा है एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, तो वो क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये सभी याद कर लेंगे, कुछ समझाने वाला है ही नहीं, क्या मैं समझाऊं, इसलिए मजा नहीं आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में। अगला आता है प्राथमिक एमीन के परीक्षण में उपयुक्त अभिक्रिया है, ये क्या है, जो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। एनिलीन और ब्रोमीन की क्रिया से प्राप्त होता है, तो वो क्या 2,4,6 ट्राई बेंजो एनिलीन प्राप्त होता है। अगला आता है जल अपघटन पर बेंजामाइड बनता है, तो बेंजामाइड क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है। यदि हम बेंजामाइड को जल अपघटन कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। अगला आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में उत्पाद है, प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तो वो CH3NH CH3 ये क्या देता है, नहीं देता है। किस अभिक्रिया में, तो जो हमारी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना, इसमें नहीं देता है। अगला आता है क्लोराइड की क्षारीय माध्यम में फिनोल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब क्लोरीन को हम क्षारीय माध्यम में फिनोल से क्रिया करेंगे तो पी हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल ये हमें प्राप्त क्या होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एमीन जो है ना वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। अगला आता है यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक होता है, तो CH3 का होल थ्राइस N जो है ये एक क्या है, क्षारीय प्रबल सबसे अधिक होता है। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो वो किससे, तो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन, जो न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड आपस में, न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है, तो रतौनिया जो एक बीमारी है वो होता है विटामिन ए के कमी के कारण। ग्लूकोज और एसिटल मतलब ग्लूकोज और एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल नहीं एल्डिहाइड है क्या, हाँ, तो ग्लूकोज और एल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक की क्रिया करके देता है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड को टालिन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर क्या देते हैं, रजत दर्पण Ag देता है। निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड है, तो वो क्या है मोनोसेकेराइड, तो जो फ्रुक्टोज होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। अगला हमारे यहाँ पे आता है आरएनए में क्षारक जो नहीं होता है, तो वो क्या होता है, थाइमीन जो होता है वो एक क्षारक नहीं होता है। तो ये था हमारा कितना 96 हमारा लगभग, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 100 नहीं, 4 आपको कम ही बताया गया है, बट इतना आपको ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी आपको तैयार करने पड़ेंगे। अदरवाइज देखिए मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें उतना समझाने वाला कुछ होता नहीं है, सब कुछ आपको सब कुछ याद ही करने वाला है, लगभग तो आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसमें समझाने वाला नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा आपको मन लगे या ना लगे, इन सभी को बार बार रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा। इसको याद नहीं करना है, बार बार आप रिपीट करेंगे पढ़ेंगे ना तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।